हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए अध्याय 5 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं और जिसमें हम पढ़ेंगे एक दंड चुंबक या छड़ चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव। इसका नाम तीन प्रकार से कह सकते हैं, या तो दंड चुंबक कहेंगे या छड़ चुंबक कहेंगे या चुंबकीय द्विध्रुव कहेंगे। आप इसको दंड चुंबक ही कहिए, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। एक दंड चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। अध्याय 1 में हम पढ़ चुके हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। लेकिन आज यहाँ पे पढ़ रहे हैं एक दंड चुंबक या छड़ चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। तो आइए सबसे पहले फिगर ड्रा करते हैं। एक दंड चुंबक, जो कि पहले भी बताया जा चुका है, इस तरीके से उसकी आकृति होती है। प्रयोगशालाओं में हम इसको देख सकते हैं कि दंड चुंबक ऐसा होता है। दंड चुंबक के दो ध्रुव हो गए और ये उसकी अक्ष हो गई, है ना। एक ध्रुव यहाँ पे एस साउथ और एक नॉर्थ यहाँ पे हो गया, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। इसकी जो प्रभावकारी लंबाई होती है उसको हम 2L से दर्शाते हैं, है ना। ये इसकी प्रभावकारी लंबाई हो गई 2L, जो कि दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी होती है। ये हो गई इसकी प्रभावकारी लंबाई। ये हो गया दंड चुंबक। इसको दंड चुंबक भी कह सकते हैं, छड़ चुंबक भी कह सकते हैं और चुंबकीय द्विध्रुव भी कह सकते हैं। ये चुंबक का मध्य बिंदु हो गया, दंड चुंबक का मध्य बिंदु हो गया। अब अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति कौन सी कहलाती है? अगर हम इसकी अक्ष को बढ़ा दें ऐसे, है ना, इसकी अक्ष को हमने यहाँ पे बढ़ा दिया और इस अक्ष पर कोई बिंदु रखा हुआ है जिसको हम P नाम देते हैं, तो ये बिंदु कहलाता है अक्षीय स्थिति में या अनुदैर्ध्य स्थिति में। ये बिंदु जो है दंड चुंबक की अक्षीय स्थिति में कहलाएगा अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में कहलाएगा। इस बिंदु पर, इस दंड चुंबक के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। और ये जो बिंदु P है वो चुंबक के मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर है? स्मॉल r दूरी पर एक मध्य बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर जो है हम ये देखते हैं कि तीव्रता का निर्धारण कैसे करेंगे। तो किसी भी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए वहाँ पर एक एकांक ध्रुव रखा जाता है। वो कौन सा ध्रुव होता है? एकांक उत्तरी ध्रुव रखा जाता है। जैसे हम द्विध्रुव के केस में पढ़ रहे थे कि एकांक आवेश रखा जाता है, एकांक धनावेश रखा जाता है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा जाता था। यहाँ पर क्या रखेंगे? बिंदु P पर एकांक उत्तरी ध्रुव रखेंगे। तो एकांक उत्तरी ध्रुव जब रख देंगे तो इस उत्तरी ध्रुव और इस उत्तरी ध्रुव में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। यहाँ पर एकांक उत्तरी ध्रुव रखा हुआ है तो इसमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। वो प्रतिकर्षण बल जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस दिशा में होगी। तो जो यन ध्रुव के कारण तीव्रता है उसका मान हो जाएगा वेक्टर B1। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम B से दर्शाएंगे, तो यहाँ पे यन ध्रुव के कारण जो तीव्रता होगी उसको हम B1 से दर्शा दिए। अब साउथ पोल, ये दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव इस एकांक उत्तरी ध्रुव को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो उसके कारण जो तीव्रता का मान होगा उसको हम B2 से दर्शाएंगे। उसको हम B2 से दर्शा दिए। तो ये दोनों ध्रुवों के कारण एकांक ध्रुव पर लगने वाला बल है। उत्तरी ध्रुव उसको प्रतिकर्षित करेगा, फलस्वरूप उत्तरी ध्रुव के कारण जो तीव्रता होगी वो उसकी डायरेक्शन B1 दिशा में होगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी, और दक्षिणी ध्रुव उसको आकर्षित करेगा तो B2 का मान इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे ये B1 और B2 हो गया। अब इन्हीं की गणना हमको करनी है कुल मिला के। तो अब देखिए, शुरुआत, उत्तर की शुरुआत यहीं से करना है। माना NS एक दंड या छड़ चुंबक है जिसका ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m तथा प्रभावकारी लंबाई 2L है।
इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी थ्योरी हमको लिखना है, इतनी थ्योरी यहाँ पे हम लिख दिए। अब इसके बाद शुरुआत करते हैं कि इस दंड चुंबक के कारण बिंदु P पर जो है फाइनल B का मान, मतलब हमको B का परिमाण निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B कैलकुलेट करना है, तो उसका मान कितना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उत्तरी ध्रुवीयन है जो कि P के समीप है, तो ये ज़्यादा इस पर बल लगाएगा। और कौन सा बल लगाएगा, यहाँ पर रखे हुए एकांक उत्तरी ध्रुव पर, है ना। सपोज करते हैं कि यहाँ पर जो एकांक उत्तरी ध्रुव रखा है उसका ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m हो गया, सॉरी स्मॉल m नहीं होगा क्योंकि उसका मान ही 1 होगा, एकांक होगा ना यहाँ पे, तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब कूलाम का नियम उपयोग करते हुए हम यहाँ पे तीव्रता की गणना करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे n ध्रुव के कारण अब लिखेंगे चित्रानुसार, या सीधे सीधे लिखेंगे अब n ध्रुव के कारण, n ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और उस तीव्रता को हम यहाँ पे B1 से दर्शा रहे हैं, और इस B1 का निर्धारण होगा जो है कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के अनुसार μ0/4 पाई इंटू, कूलाम के नियम में m1 गुणे m2 लिखते थे, तो यहाँ पे दोनों ध्रुवों का जो ध्रुव प्राबल्य है वो हमने लिख दिया है स्मॉल m। तो एक स्मॉल m ले लेंगे और दूसरा क्या है, इसका ध्रुव प्राबल्य 1 है, तो उसको यहाँ गुणे 1 न रखकर सीधे सीधे हम m बटे दूरी कितनी है np, n से p तक की दूरी कितनी है np, तो यहाँ पे लिख लेंगे np²। ये फार्मूला आएगा किससे, ये फार्मूला यहाँ पे आएगा कूलाम के नियम से। और जो अगला स्टेप है B1 इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू m अपॉन, अब जो np की दूरी है r और l के पदों में हम देखते हैं कि O से लेकर के P तक की दूरी कितनी है, r है, और O से लेकर के n तक की दूरी कितनी है, l है। तो अगर r में से हम l को घटा देते हैं, है ना, r में से l को घटा दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, np मिल जाएगा। तो np की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, r माइनस l का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये पहला समीकरण आ गया जो कि इसको निर्धारित कर रहा है। तो उत्तरी ध्रुव, अब n ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 बराबर हो गया μ0/4 पाई इंटू m/np², या B1 इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू m/r माइनस l का होल स्क्वायर। ये B1 आ गया। B1 इस ध्रुव के कारण है जिसकी दिशा हम लिख सकते हैं वेक्टर np दिशा में। इसकी दिशा हमको फिगर में दिख भी रही है, ना भी लिखेंगे तो कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने इसका परिमाण लिख दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे यस ध्रुव की बात करते हैं, तो यहाँ पे बस डाटा चेंज कर देते हैं। अब एस ध्रुव के कारण, ठीक है ना, इसके बाद जो है समीकरण की आगे की बात हम लिखते हैं। अब या पुनः लिख लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे पुनः जो है एस ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वे B2 हो जाएगा। ये कांस्टेंट है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और m भी दोनों के लिए सेम है, तो m बटे हो जाएगा यहाँ पे sp², ठीक है। और sp क्या हो जाएगा, यहाँ से P से लेकर O तक की दूरी r है, और O से लेकर की S तक की दूरी हो जाएगी l, है ना, ये दूरी l, चूंकि टोटल दूरी 2l है तो ये वाली दूरी l हो जाएगी, ये वाली दूरी l हो जाएगी, तो sp की जो दूरी हो जाएगी वो r प्लस l हो जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगी। तो जो B2 का मान आ गया वो हो गया μ0/4 पाई इंटू r प्लस l का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त हो गया हमको, है ना, इक्वेशन नंबर 2।
तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने B1 का कैलकुलेशन किया है और इक्वेशन नंबर 2 में हमने किसका कैलकुलेशन किया है, B2 का कैलकुलेशन किया है। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि B1 और B2 है ना, B1 और B2 एक ही रेखा में किंतु विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तथा B1 इज ग्रेटर देन B2। चूंकि n जो है n के समीप P है, इसलिए उत्तरी ध्रुव के द्वारा इस पर ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगेगा, इसलिए इसके कारण तीव्रता B1 का मान अधिक होगा। तो B1 का मान B2 से अधिक होगा। तो 3 चीजें हो गई, यहाँ पे हम तीनों को लिखेंगे तब जाके आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होगा। अब लिखेंगे यहाँ पे B1 और B2 B1 और B2 एक ही रेखा में किंतु विपरीत दिशा में, एक ही रेखा में किंतु विपरीत दिशा में कार्य करते हैं या कार्यरत हैं तथा B1 इज ग्रेटर देन B2 के, ठीक है ना। अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, शॉर्ट में इसको हम चुंबकीय क्षेत्र भी कह सकते हैं। अतः बिंदु B पर जो है परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो B बराबर किसकी हो जाएगी, जो B1 बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे यहाँ पे। तो B इक्वल टू हो गया B1 माइनस B2 के। अब चलते हैं B1 के स्थान पे B1 का मान रख देते हैं और B2 के स्थान पर B2 का मान रख देते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो जो B इक्वल टू हो जाएगा, B1 का मान क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसमें देखते हैं कि कॉमन कितनी राशियां हैं। तो यह B इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट और यम अपॉन 4 पाई, इतना तो कॉमन ले लेते हैं। तो कोष्टक में बचा कितना, 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन 1 आर प्लस एल का होल स्क्वायर। कोष्टक को बंद कर दिया। अगले स्टेप में क्या करते हैं कि B इक्वल टू हो गया म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई, और इसके बाद अब A प्लस B का होल स्क्वायर है, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस 2RL के हो गया। यहाँ पे इसका A प्लस बी के होल स्क्वायर से विस्तार कर दिए, इसका भी विस्तार करेंगे और माइनस का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस 2RL के बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसा हो गया, यहाँ पे दोनों का गुणा हो गया। तो इस ब्रैकेट को क्लोज करके आर एल कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर और एल स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो जो अगला स्टेप है हमारा, उस अगले स्टेप में इतना हो गया B इक्वल टू इसके। अब अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे कि B इक्वल टू म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई इंटू 4RL। यहाँ पे क्या बचा, 4RL अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको अब लिखते हैं। तो अगली जो लाइन होगी हमारी, या B इक्वल टू किसके हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसका m हम गुणा कर देते हैं किसके साथ, 4m और l के। 2 to 4RL आ रहा था, तो m को भी हमने इसके साथ शामिल कर दिया, और बटे में क्या हुआ, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर के। अब यहाँ पे किंतु जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो उसको हम कैपिटल M से दर्शाते हैं, इसकी चर्चा हो चुकी है, और m गुणे 2L के बराबर होता है। तो इसमें से 2
2 ml को बाहर 2 ml के स्थान पे हम क्या रख देते हैं सीधे सीधे कि यह हम इसको ऐसा लिखेंगे। ध्यान से बच्चे देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा समझने वाली चीज़ है कि B इक्वल टू हो गया μ0/4 और इसको हम ऐसा कर देते हैं कि 2 कर देते हैं, फिर 2ml कर देते हैं, ठीक है ना, और r कर देते हैं, तो ये इसी के इक्वल हो जाएगा। 2 दूनी 4 mLr, 4 mLr, 2ml बटे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर के। यह अगले स्टेप में लिखेंगे b इक्वल टू μ0/4 और यहाँ पे इतने स्थान पे हम कैपिटल F लग देंगे तो 2mr हो जाएगा, 2mr/r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कैपिटल M है ना कि स्मॉल m है, इसको ये यहाँ पे m कर दिया। तो ये अपना जो है तीसरा इक्वेशन प्राप्त हो गया। इसको बॉक्स में बंद करेंगे क्योंकि ये अपना पहला रिजल्ट प्राप्त हो गया है ना। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो पहला व्यंजक है वो ये है और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे दिए। B इक्वल टू μ0/4 इंटू 2mr/r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चूँकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो टेस्ला होता है, तो यहाँ पे हम टेस्ला लिख लिए, टेस्ला, और फिर इक्वेशन नंबर 3 दे दिए इसको। अब यहाँ पर एक स्थिति लगा देते हैं। ये तो व्यंजक अपने को प्राप्त हो गया है, मतलब यही अभीष्ट व्यंजक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं नीचे यही अभीष्ट व्यंजक है, यही अभीष्ट व्यंजक है। पहले तो हम इसको ये लिखेंगे कि यही अभीष्ट व्यंजक। अपने आंसर को आप व्यवस्थित और बेस्ट तरीके से लिखिए, यही अभीष्ट व्यंजक है। अब इसमें एक शर्त लगाते हैं और वो शर्त ये है कि अगर चुंबक छोटा हो तथा r का मान अधिक हो, है ना, मतलब कि L इज लेस देन r। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, शार्ट में लिखेंगे, बहुत लंबा विस्तारित नहीं लिखेंगे, समझ लीजिए। ये अगर यदि चुंबक छोटा हो, यदि चुंबक छोटा हो अर्थात स्मॉल l लेस देन r हो, तो अगर ऐसा है तो किसकी उपेक्षा कर सकते हैं हो, तो r की तुलना में, r की तुलना में स्मॉल l की उपेक्षा की जा सकती है। ये सेंटेंस लिखना पड़ेगा, उपेक्षा की जा सकती है, ये उपेक्षा की जा सकती है। अतः समीकरण 3 से तीसरा समीकरण जो है उसमें हम जहाँ जहाँ L है उन सबको हटा देंगे तो मिलेगा हमको B इक्वल टू μ0/4 इंटू 2mr, और जब L को हटा देंगे वहाँ से तो R की पावर क्या हो जाएगा 4, तो एक R कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और जब एक R कैंसिल हो जाएगा तो इसको हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, या मिटा के लिखते हैं, एक R कैंसिल हो गया तो 2m/r³ हो जाएगा, या B इक्वल टू हो गया μ0/4 इंटू 2m/r³। इतने टेस्ला, इसको बॉक्स में बंद करिए, और ये अपना चौथा समीकरण है। टेस्ला को हम टी से भी दर्शा सकते, चौथा समीकरण है, और यहाँ पे नीचे लिखेंगे यही अभीष्ट व्यंजक है। चाहे तो वहाँ पर लिख के यहाँ पे हम लिख सकते हैं अंतिम, अभीष्ट व्यंजक है। तो एक दंड चुंबक के कारण या छड़ चुंबक के कारण या चुंबकीय द्विध्रुव के कारण जो है चुंबकीय द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, B इक्वल टू μ0/4 इंटू 2m/r³।
तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पढ़ा, दंड चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। इसको आप अपने नोट्स में लिखिए और तैयार कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।